हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी लोग का प्रतिभा एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप लोग केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस लाइब्रेरियन के टियर 2 का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग को पता है कि जो आपका केवीएस एनवीएस का एग्जाम होगा उसमें आपसे डिस्क्रिप्टिव में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव में आपसे 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो आज से हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज के तहत अब तक जितने भी आपके केवीएस, एनवीएस के एग्जाम हुए हैं 2023 से लेकर 2013 तक, उसमें जितने भी आपके प्रश्न पूछे गए उसको हम लोग 1 बाय 1 करवाएंगे। आपका केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशन से पहले हम लोग पूरा 2023 से लेकर 2013 तक जितना भी क्वेश्चंस आया है उसको हम लोग करवा देंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या आप बहुत बार पढ़ रहे हो, आपको एक एक चीज मैं आपको समझा दूंगा एकदम बच्चों की तरह। अगर ऑप्शन ए होता है, ऑप्शन बी होता है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका ऑप्शन बी हो रहा है तो ऑप्शन बी क्यों हो रहा है, ऑप्शन ए सी डी नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लाइब्रेरी साइंस का कॉन्सेप्ट जानते हो या नहीं जानते हो, आपको क्लास में ही कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, तो आप डरिएगा बिल्कुल भी मत। आज हम लोग फर्स्ट क्लास ले रहे हैं इस सीरीज के तहत। इस सीरीज में लगभग हम लोग 1000 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप इस सीरीज में बने रहते हो तो फायदा क्या होगा, ये देखिए आपका लाइब्रेरी साइंस का मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 6 तक आपका सिलेबस है। इसमें आपका प्रैक्टिकल यूनिट अलग से उन्होंने जोड़ा है। तो ये क्या होगा, जब आप इस 60 क्वेश्चंस को करोगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। साथ में जो क्वेश्चन आपका गलत होगा तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन से मॉड्यूल पे ज़्यादा वर्क करने का जरूरत है। उसके अलावा हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव का ये जितना भी आप टेस्ट देख रहे हो 2023 का, 2022 का, इसको हमने क्या किया है, प्रतिभा एकेडमी ऐप पर यहाँ पे देखो ये जो फ्री टेस्ट वाला सेक्शन है यहाँ पे आप लोगों के लिए डाल दिया है ताकि आप लोग टेस्ट दीजिए और आप लोग पता कीजिए कि अभी आप कितने पानी में हो, बिल्कुल फ्री, ताकि आप लोग का तैयारी क्या हो पाए, अच्छा हो पाए। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव के लिए सर हम लोग तैयारी कैसे करें, तो ये देखिए ये आपका सीबीएसई का ऑफिशियल बुक है। इन दोनों बुक का मदद से आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इस बुक में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है, तो इस बुक को पढ़िए और इस बुक के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। चूंकि जो आपका लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है उसका एनसीईआरटी का बुक नहीं आता है, तो सीबीएसई जो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनाएगा वो आपका इन्हीं दोनों बुक से बनाएगा। बाकी आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए यूथ कंपटीशन टाइम के इस बुक को रेफर कर सकते हो। ये बुक आपके लिए अच्छा इसलिए होगा क्योंकि इस बुक के अंदर जितना भी आपको क्वेश्चंस है सारा का सारा आयोग के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। उसके अलावा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जो हमारा 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा उसका आंसर राइटिंग हम लोग को कैसे करना चाहिए। तो आप लोग को इस टाइप का कॉपी मार्केट से खरीद के लाना चाहिए। उसके बाद इसमें आप लोग को आंसर राइटिंग करना चाहिए ताकि आप लोग टेढ़ा मत लिखो, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन में कॉपी मिलेगा वो आपको वाइट पेज मिलेगा। तो अभी से अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप टेढ़ा लिखो। साथ में इस कॉपी में लिखने से आपको क्या होगा कि आपको मार्जिन का पता चलेगा, ना तो आपको इधर लिखना है ना तो आपको इधर लिखना है। आंसर राइटिंग करते वक्त आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको मेन बॉडी लिखना है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है, और ये सारा काम आपको 150 वर्ड में ही करना है। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए हम लोग आपके लिए क्या लेके आए, सैंपल पेपर लेके आए। टोटल हम लोग आपको 30 टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी आपका डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हिंदी और इंग्लिश में। ये देखिए आपका सैंपल पेपर 1, जस्ट इसके नीचे इसका आंसर, फिर सैंपल पेपर 2 जस्ट इसके नीचे इसका आंसर। टोटल हम लोग आपको 30 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप लोग हमेशा पूछते हो कि सर हिंदी इंग्लिश में है, तो ये आपका बाइलिंगुअल है। देखो यहाँ पे अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर सकते हो, तो इसको आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। जैसे ही आपका सैंपल पेपर कंप्लीट होगा, सैंपल पेपर 1, उसके बाद अब आप देखो इसका आंसर की है। ये जो आपका आंसर की है इस टाइप से बनाया गया है कि अगर आप खुद से भी पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा, यानी स्टूडेंट लैंग्वेज में इसको बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंग्लिश में आंसर था, अब जस्ट इसके नीचे देखो हिंदी में आंसर है। इसी टाइप से टोटल हम लोग आपको 30 सैंपल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मैंने आपको टेस्ट के बारे में भी बता दिया। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज कितने में मिल जाएगा, 799 में मिल जाएगा। टोटल आपको 30 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिलेगा, साथ में आपको और क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए 30 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा। इसमें एक सेट के अंदर 100 क्वेश्चन है, तो आप सोचो 30 अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो 30 × 100 कितना हो गया,
3000 आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, वो भी सारा का सारा प्रीवियस ईयर। इसके अलावा हम लोग 100 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं 2023 से लेकर 2013 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो टोटल आपका 10 एग्जाम हुआ है, तो 1000 क्वेश्चन ये भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो 4000 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आपको केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आपको 799 लगेगा। आप लोग कॉल कर लेना 9430851094 पे। बाकी अगर आपको लाइब्रेरी साइंस का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है, जिसमें हम लोग आपको यूनिट 1 से यूनिट 6 तक एकदम बच्चों की तरह पढ़ाएंगे। अगर आप लाइब्रेरी साइंस कभी भी नहीं पढ़े हो, लाइब्रेरी साइंस कभी भी कॉलेज नहीं गए हो, बस आप सर्टिफिकेट ले लियो ब्लिस का, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा कोर्स है। आपको एक एक चीज़ क्लास में ही पढ़ा दिया जाएगा, आपको रीडिंग नहीं दिलवाया जाएगा, आपको एक एक चीज़ दिमाग में फिट करवा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, कैटलॉगिंग वगैरह भी। तो आपको कंप्लीट यूनिट 1 से यूनिट 6 तक पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड होगा। सीबीएसई का जो ऑफिशियल बुक आता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसमें क्या है ना, हर एक चैप्टर में क्वेश्चन आंसर है, उसका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का। तो लगभग आपको 200 क्वेश्चन वो मिल जाएगा। सीबीएसई का जो इंग्लिश में बुक है वो हिंदी मीडियम में नहीं आता है, तो आपको सीबीएसई का हिंदी बुक भी मिल जाएगा। तो इस बैच का प्राइस 1499 है, लेकिन आप लोग कूपन कोड यूज कर लेना प्रतिभा 300। ये 50 स्टूडेंट्स के लिए, जो भी आपका जल्दी से यूज करेगा उसको आपका ये प्रतिभा 300 कोड यूज करके डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप बाद में करते हो 50 स्टूडेंट के बाद, तो आपको 1499 ही लगेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हो 9430851094 पे। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा चाहिए तो आपके हाथ में एक कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, और मेरे बताने से पहले आप अपना आंसर देना। जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगा उसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। अगर आप लाइब्रेरी साइंस पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा, तो डरना नहीं है। और ये क्लास आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो यहाँ पे आपको दिया है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट, ये क्या है? तो ये एक बुक है, इसी के आपसे पूछ रहा है कि ऑथर कौन है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ लाइब्रेरी एक्ट क्या होता है। दोस्तों देखो, जब कभी भी सरकार लाइब्रेरी के लिए कानून बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग लाइब्रेरी एक्ट बोलते हैं। जो आपका भारत में सबसे पुराना लाइब्रेरी एक्ट है वो कहाँ का है? तो वो आपका मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, जो कि आया था आपका कब? 1948 में। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कितने राज्यों में जो आपका लाइब्रेरी एक्ट है वो पारित हो चुका है। तो आप लोग बोल देना 19 राज्यों में जो आपका लाइब्रेरी एक्ट है उसको लागू किया जा चुका है। सबसे पुराना अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बोल देना मद्रास लाइब्रेरी एक्ट। मद्रास लाइब्रेरी एक्ट जो है ये आपका सबसे पुराना लाइब्रेरी एक्ट है, जो कि आया था आपको 1948 में। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना दोस्तों, 1960 में कौन आया था आपका? तो आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट आया था। और सबसे लास्ट में अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप लोग बोल देना अरुणाचल प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट, जो कि आया था कब? 2009 में। अगर आपसे कभी भी बिहार का पूछा जाए तो बिहार का आप लोग बोल देना 2008 में। तो ये बात तो हमको समझ में आ गया। जो आपका लाइब्रेरी एक्ट होता है ये क्या होता है? तो सरकार लाइब्रेरी के लिए कानून बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी एक्ट बोलते हैं। सबसे पुराना लाइब्रेरी एक्ट कौन सा है? तो मद्रास लाइब्रेरी एक्ट जो है ये भारत का सबसे पुराना और फेमस लाइब्रेरी लॉ है। इसी लॉ को समझने के लिए क्या लिखा गया? एक हैंडबुक लिखा गया, जिसका नाम क्या था? लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो आपका बुक लिखा गया है किसने लिखा था? बताओ। पहला ऑप्शन है आपके सामने M.A. गोपीनाथ। दोस्तों याद रखना, जो आपके M.A. गोपीनाथ थे ये आपके डिजिटल लाइब्रेरी के एक्सपर्ट थे। क्या थे? आपके डिजिटल लाइब्रेरी के एक्सपर्ट थे, ना कि लॉ बुक के। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन है आपका A. नील मैग्नन। याद रखना दोस्तों, जो आपके A. नील मैग्नन थे ये आपका इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में काम करते थे। ये भी आपका लॉ में कुछ भी रोल नहीं प्ले किए थे, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये जो आपके A. नील मैग्नन है ये कौन है? तो ये डॉक्टर S.R. रंगनाथन के क्या है? तो शिष्य हैं। कौन है? डॉक्टर
डॉक्टर SR रंगनाथन के शिष्य हैं। तो इस बात को भी आप लोग नोट डाउन याद करना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर SR रंगनाथन। डॉक्टर SR रंगनाथन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मद्रास लाइब्रेरी एक्ट को क्या किया था, एक्सप्लेन करने का काम किया था। और उन्होंने क्या लिखा था, एक हैंडबुक लिखा था, जिस हैंडबुक को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट। तो समझ गए। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट किसने लिखा, तो आप लोग बोल देना रंगनाथन सर ने लिखा था। रंगनाथन सर को ही हम लोग फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया ही बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने ही 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया था। लाइब्रेरी लॉ, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग के ये क्या थे, एक्सपर्ट थे। अगर आपसे कभी भी पूछ दिया जाए कि रंगनाथन का जन्म कब हुआ था, तो क्या बोलोगे, 12 अगस्त 1892 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आप लोग बोल देना सियाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, सियाली में। कहाँ पड़ता है सर, तो मद्रास में पड़ता है। क्लियर हो गया। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए इनका डेथ कब हुआ था, तो आप लोग बोलना 27 सितंबर को, 27 सितंबर 1972 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो बेंगलुरु में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु में हुआ था। और कितने वर्ष के एज में हुआ था, तो 80 वर्ष के उम्र में डॉक्टर SR रंगनाथन सर का क्या हो गया था, डेथ हो गया था। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था रामामृत अय्यर, इनकी माता जी का नाम था सीता लक्ष्मी। इनकी 2 बीवी थी, पहली बीवी का जो नाम था वो था आपका क्या, रुक्मणी। रुक्मणी जी से जो इनका शादी हुआ था वो 1907 में हुआ था। और जो दूसरी बीवी थी उनसे इनका शादी 1929 में हुआ था और उनका नाम था शारदा। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी क्या किया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। कब इनको मिला था पद्मश्री अवार्ड, तो आप लोग बोल देना 1957 में SR रंगनाथन सर को क्या मिला था, पद्मश्री अवार्ड मिला था। इनको रॉस साहब पुरस्कार से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ये बात याद रखना। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हैंडबुक टू मद्रास लाइब्रेरी एक्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कह रहा है हु सेड क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज। सोचिए और बताइए। आपसे यही पूछ रहा है कि फिटनेस फॉर यूज फेमस डेफिनेशन किसने दिया था। ये जो आपका डेफिनेशन है फिटनेस फॉर यूज, ये किसने दिया था, आप मुझे बताओ। फिटनेस फॉर यूज। दोस्तों देखो, जो आपका फिटनेस फॉर यूज डेफिनेशन है, ये देने का अगर आपसे कभी भी श्रेय पूछा जाए तो ये श्रेय जाता है जूरन सर को। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो, फिटनेस फॉर यूज का मतलब समझाता हूँ। जैसे मान के चलो आपका लाइब्रेरी है, आपका क्या है, लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी में मान के चलो आपके सामने क्या है, चेयर है। और ये चेयर क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने में है। लेकिन जब आप इस पर बैठ रहे हो ना, तो आपको आराम नहीं लग रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा बैठने में। जो चेयर है वो आपको गर रहा है, आपको आरामदायक एकदम नहीं फील हो रहा है। लेकिन एक चेयर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जब आप उस पर बैठ रहे हो तो आपको रिलैक्स हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे इस चेयर पे तो मैं 10 घंटे भी बैठे रह जाऊंगा। देखो, एक चेयर क्या है, सिंपल है, और एक चेयर क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। जो आपका बहुत ज़्यादा सुंदर है वो सुंदर दिखने में, लेकिन जब आप उस पर बैठ रहे हो तो आपको मज़ा नहीं आ रहा है। उस पर आप 1 घंटा भी मुश्किल से बैठोगे। लेकिन एक सिंपल चेयर है जो कि आपका सुंदर नहीं है, लेकिन आप उस पर आराम से क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो। तो यही बात बोला जाता है कि क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ अच्छा दिखे। क्वालिटी का मतलब ये होता है कि जो यूजर को काम आए। और ये बात किसने बोला था, जूरन सर ने बोला था। इनका नाम पूरा क्या था, जोसेफ एम जूरन। तो इन्होंने ये डेफिनेशन दिया था क्या, फिटनेस फॉर यूज। ये जो है आपके जोसेफ एम जूरन क्वालिटी मैनेजमेंट के फेमस एक्सपर्ट हैं। जब आप मैनेजमेंट टॉपिक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इन्होंने बोला था कि जो आपका लाइब्रेरी होता है उसमें हम लोग को एज ए लाइब्रेरियन यूजर सेटिस्फेक्शन पर क्या देना चाहिए, जोर देना चाहिए। जैसे लाइब्रेरी के अंदर जो बुक हो, जो सर्विसेज हो, जो लाइब्रेरी के अंदर स्टाफ हो, वो सारे कैसे होने चाहिए, सब यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। फिटनेस और फॉर यूज का मतलब और समझो। जैसे मान के चलो लाइब्रेरी के अंदर कोई किताब है, ये किताब क्या है, 2000 रुपए का किताब है, लेकिन ऐसा किताब है कि कोई स्टूडेंट इसके लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा है, तो ये किताब क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी के लिए बेकार हो जाएगा। मान लो कोई नॉर्मल किताब ही है, मात्र 100 रुपए का है, लेकिन इस किताब का डिमांड ज़्यादा है, इसका क्वालिटी ऐसा है कि सारे स्टूडेंट समझ जा रहे हैं, तो बेस्ट किताब कौन सा हो गया, नॉर्मल वाला हो गया। ठीक है, तो क्वालिटी मैनेजमेंट के जो वर्ल्ड फेमस एक्सपर्ट थे वो कौन थे, जोसेफ एम जूरन। इन्होंने ही फिटनेस फॉर यूज सिद्धांत दिया था। और ये जो बोला है हु सेड क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, यहाँ पे जो क्वालिटी है वो यही है कि क्वालिटी का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं होता है, क्वालिटी का मतलब होता है जो यूजर के काम आए। जैसे लाइब्रेरी का चेयर क्या है, सुंदर है, लेकिन बैठने में क्या
था, दर्द दे रहा था। लेकिन वहीं पे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि नॉर्मल चेयर है लेकिन उसमें बैठने में आपको क्या मिल रहा है, आराम मिल रहा है। तो बेस्ट चेयर कौन सा हो जाएगा, जो आपका सिंपल है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए, बिल कॉनवे। जो आपके बिल कॉनवे थे ये आपके प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के क्या थे, एक्सपर्ट थे। जैसे लाइब्रेरी के अंदर जो बुक वगैरह होता है उसको हम लोग कैसे बचाएंगे, उसके एक्सपर्ट कौन थे, बिल कॉनवे। जो आपके W.E. डेमिंग थे ये कौन है, तो ये आपके कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर क्या दिए थे, डेफिनेशन दिए थे। जो आपके फिलिप कॉटलर हैं इनको हम लोग मार्केटिंग गुरु के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा फिलिप कॉटलर कौन है तो आप लोग बोल देना इनको हम लोग मार्केटिंग का गुरु बोलते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड बताइए। थर्ड में आपको पता है क्या करना है, थर्ड में आपको मैच करना है। बताइए, आपसे यहाँ पे यही पूछ रहा है, मैच द मेटा डेटा स्टैंडर्ड विद द डेवलपिंग बॉडी। दोस्तों सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताओ, ये जो मेटा डेटा होता है इसका मतलब क्या होता है। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। अगर हम लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जैसे मान के चलो मैंने कोई बुक के बारे में बताया, मैंने क्या बताया, बुक के बारे में बताया। ठीक है, तब आप मुझसे क्या पूछोगे, बुक मैंने क्या बताया, एक डेटा दिया आपको। अब आप पूछोगे बुक का टाइटल क्या है, अब आप पूछोगे बुक का ऑथर क्या है, फिर आप पूछोगे बुक ये कब पब्लिश हुआ। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो एक डेटा तो बुक हो गया और उसके बाद क्या कर रहे हो आप, डेटा अबाउट डेटा। इस डेटा का भी और डेटा निकाल रहे हो, इसी को हम लोग मेटा डेटा बोलते हैं। ठीक है, मेटा डेटा का मतलब यही हो गया कि पूरा का पूरा जानकारी उस किताब के बारे में। ठीक है, याद रखना जो आपका डबलिन कोर है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो ये आपका DCMI के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ पे जो आप MODS देख रहे हो, जो आपका MODS है ये आपका UK गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ पे जो आपका METS है, ये आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा डेवलप किया गया है। जो आपका EGMS है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आप लोग बोल देना डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। तो जो हमारा डबलिन कोर हो गया, जो हमारा डबलिन कोर है ये क्या होता है, तो ये आपका सिंपल मेटा डेटा होता है। इसी वजह से हम लोग इसको किससे मिलाएंगे, DCMI से मिलाएंगे। तो जो आपका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन को हम लोग किससे मिलाएंगे, तो ए ऑप्शन को हम लोग 4 से मिलाएंगे। जो आपका डबलिन कोर होता है ये क्या होता है, सिंपल मेटा डेटा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का जो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखो क्या है हमारा EGMS, क्या है हमारा EGMS क्या है, तो हमारा गवर्नमेंट वेबसाइट का एक तरह का स्टैंडर्ड है। EGMS क्या है, तो हमारा गवर्नमेंट वेबसाइट का एक तरह का स्टैंडर्ड है। इसी वजह से इसको हम लोग किससे मिलाएंगे, तो डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन से मिलाएंगे। ठीक है, जो आपका MODS है, ये क्या है, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव है किसी भी मेटा डेटा का। तो इसको हम लोग किससे मिलाएंगे, UK गवर्नमेंट से मिलाएंगे। जो आपका METS है ये क्या है, तो आपका डिजिटल लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर है। तो इसको हम लोग किससे मिलाएंगे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से मिलाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ सर। तो बताओ डबलिन कोर का हमारा फर्स्ट का ए किससे था, ए हमारा 4 से था, नहीं होगा। ए हमारा थर्ड है, नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, में से बहुत सारे स्टूडेंट हमेशा पूछते हैं कि सर जो हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसको हम लोग अपलोड कैसे करेंगे पोर्टल पे। तो देखो जब आप लोग बैच को परचेज कर लोगे तो आप लोग जाना डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पे। जब आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पे क्लिक करोगे तो इस टाइप से आपको दिखाई देगा सैम्पल पेपर 1, सैम्पल पेपर 2, सैम्पल पेपर 3। तो सैम्पल पेपर 4 पे आप लोग क्लिक किए, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर। तो जैसे ही आप सैम्पल पेपर पे क्लिक करोगे तो आपको आएगा अटेम्प्ट टेस्ट। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन क्या होगा, खुल के आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आपका इंस्ट्रक्शन है, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो इसको आप लोग क्या करना, प्रिंट आउट निकाल लेना या मोबाइल में खोल लेना और उसके बाद आप लोग क्या करना, कॉपी पे अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। जब आप लोग आंसर लिख लोगे उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड फाइल का, तो ऐड फाइल कर देना, यानी PDF बना लेना, यहाँ पे अपलोड कर देना और उसके बाद सबमिट कर देना। हमारे पास वो आ जाएगा, हम लोग आपको सैटरडे संडे को चेक करके आपको बता देंगे कि आपका स्कोर कितना है और आपको कौन सा कमी है, आपको कितना मेहनत करने का और जरूरत है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आंसर कैसे अपलोड करना है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट आता है कि सर जो CBSE का बुक है वो कहाँ पे आप डाले हो। तो ये देखो आपका CBSE के बुक का ये फोल्डर है, यहाँ पे देखो हिंदी पार्ट 1, यानी ये क्लास 11th का CBSE का लाइब्रेरी साइंस का बुक है। ये आपका हिंदी पार्ट
पार्ट 2 यानी सीबीएसई का क्लास 12th वाला बुक है। ये जो आप देख रहे हो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसमें आपका सीबीएसई के बुक के अंदर जितना भी क्वेश्चन आंसर है उसका एक्सप्लेनेशन है, जिसको आपको 100% याद करके जाना ही चाहिए। क्योंकि सीबीएसई जब क्वेश्चन बनाएगा तो अपने ही बुक को रेफर करेगा ना, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पे आपको सारा का सारा सीबीएसई बुक में बुक भी मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। उसके बाद आप देखो ये आपका टीजीटी का ऑफिशियल पीवाईक्यू टेस्ट है। 2023 से लेकर 2015 तक के जितने भी क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोग पूछ रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव टेस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो ये देखो आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट का ये फोल्डर है। यहाँ पे जब आप लोग लाइब्रेरी साइंस फुल टेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये वही टेस्ट है जिसमें आपको एक सेट में 100 क्वेश्चन है। तो आपका क्या होगा, पूरा मॉड्यूल 1 से 6 तक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करोगे ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका लाइब्रेरी साइंस 100% अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, वो भी बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 1499 में आप लोग कूपन यूज कर लेना प्रतिभा 300, या आप लोग कॉल कर लेना 9430851094 पे। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इंडिया, श्रीलंका, यूके, यूएसए पुस्तक के संपादकों में से एक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है इंडिया का, श्रीलंका का, यूके का, यूएसए का, इस किताब के एडिटर इनमें से कौन है। तो दोस्तों देखो, जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है इंडिया का, श्रीलंका का, यूके का, यूएसए को, उसको क्या किया गया था, तो उसको कंपेयर किया गया था। क्योंकि इंडिया का जो लाइब्रेरी सिस्टम है वो अलग है, श्रीलंका का अलग है, यूके का अलग है, यूएसए का अलग है। इन चारों को क्या किया गया, फिर कंपेयर किया गया और कंपेयर करके एक बुक बना दिया गया जिसको हमने बोला पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। आपसे यही पूछ रहा है कि इस पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम नामक बुक के लेखक कौन है, एडिटर कौन है। दोस्तों देखो, एडिटर कौन होता है, तो एडिटर वह होता है जो बुक को क्या करता है, चैप्टर वाइज अरेंज करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो आपका वो एडिटर जिन्होंने इंडिया, श्रीलंका, यूके, यूएसए के पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को कंपेयर करने का काम किया था, वो हो जाएगा आपके नील मैग्नन। क्या हो जाएगा आपका, नील मैग्नन। नील मैग्नन जो थे ये आपके कंपैरेटिव लाइब्रेरियनशिप के क्या थे, एक्सपर्ट थे। इन्होंने इंटरनेशनल लाइब्रेरी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम किया था और इनके जितने भी प्रोजेक्ट थे लाइब्रेरी के, वो ग्लोबल रूप से सारे देशों के द्वारा क्या किया जाता था, एक्सेप्ट किया जाता था। और इनको एडिटिंग और डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में भी क्या माना जाता था, स्ट्रॉन्ग माना जाता था। जो आपके ए नील मैग्नन है ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के कौन है, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के ये शिष्य हैं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लाइब्रेरी सिस्टम को कंपेयर करने का जो बेस्ट बुक है वो किसका है, तो आप लोग क्या बोल देना, आप लोग बोल देना नील मैग्नन का। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए लाइब्रेरी सिस्टम को कंपेयर करने का जो बेस्ट बुक है वो किसका है, तो आप लोग बोल देना नील मैग्नन का। यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया हुआ है एम.ए. गोपीनाथ। एम.ए. गोपीनाथ जो है ये आपके आईटी एंड डिजिटल फोकस के क्षेत्र पर ध्यान दिए थे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कृष्ण कुमार, जो आपके कृष्ण कुमार है ये आपके एलआईएस एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं, तो ये भी आपको नहीं होगा। फिर देखो आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है, वी वेंकटपैया, ये जो है आपके, ये आपके पब्लिक लाइब्रेरी लॉ के एक्सपर्ट हैं, ना कि आपका एडिटर है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लाइब्रेरी सिस्टम को कंपेयर करने का जो बेस्ट बुक है वो किसके द्वारा तैयार किया गया है, नील मैग्नन के द्वारा, और ये आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के कौन है, शिष्य हैं। चलिए अब आपसे 5 में कह रहा है किसने ये जोर दिया कि सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय और राष्ट्रीय प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है, इसे विशेष कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय व स्थानीय सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए। बताइए ये स्टेटमेंट किसका है। ये स्टेटमेंट यही बोला जा रहा है कि जो भी आपका पब्लिक लाइब्रेरी है वो गवर्नमेंट का क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गवर्नमेंट का जब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मतलब जो भी लाइब्रेरी को फंड का ज़रूरत होगा वो कौन देगा, तो वो आपका गवर्नमेंट देगा। बताइए किसने ये बात बोला है। तो देखो पहला ऑप्शन है आपका यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन तो होगा नहीं। यूएन ऐसा बोलेगा तो सारे देश क्यों मानेंगे, आप खुद बताओ। यूएन ऐसा बोल देगा तो सारा देश क्यों मानेगा, नहीं मानेगा ना, यूएन का बात केवल तो नहीं मानेगा।
एनकेसी जो है आपका नेशनल नॉलेज कमीशन, ये आपका इंडिया गवर्नमेंट का है, तो ये भी आपका पूरे विश्व लेवल पे तो एक्सेप्टेड नहीं होगा। फिर देखो कह रहा है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। देखो ये जो आपका एसोसिएशन वर्ड होता है, एसोसिएशन वर्ड हमेशा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नियम नहीं बना सकता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट गया। अब देखो हमारा कह रहा है यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994। दोस्तों याद रखना, जो आपका यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो था उसी में ये बात बोला गया था, उसी में ये बात बोला गया था कि जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी है वो आपका गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो। अब सवाल आता है कि ये यूनेस्को जो है इसका स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग याद रखना दोस्तों, यूनेस्को का स्थापना हुआ था 16 नवंबर, कब हुआ था आपका 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। यूनेस्को का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, तो आप लोग बोल देना पेरिस में है। पेरिस कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। जो आपका यूनेस्को है इसका आपका एक टैगलाइन है, और वो टैगलाइन क्या है, वो टैगलाइन यही है, वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज, यानी जितने भी वर्ल्ड के हमारे हेरिटेज हैं वो हमारा भी हेरिटेज है, यानी इंडिया का जो भी हेरिटेज है वो यूनेस्को का भी हेरिटेज है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए यूनेस्को का टैगलाइन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज। दोस्तों याद रखना, जो आपका यूनेस्को है वो आपका पहला पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है ये कब प्रकाशित करता है, तो ये आपका 1949 में प्रकाशित करता है। कब प्रकाशित करता है, पहला जो आपका मैनिफेस्टो था पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, ये आपका 1948 में पहली बार प्रकाशित होता है। जब ये आपका यूनेस्को के द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पहली बार 1949 में प्रकाशित किया जाता है, तो सारे देश के द्वारा इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या था, कुछ कमी था। क्या था इसके अंदर, कुछ कमी था। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, संशोधन किया जाता है, और 1972 में दोबारा इसको क्या किया जाता है, पास किया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ देश इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर लास्ट में 1994 में जितने भी देश थे वो क्या कर लेते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप लोग याद रखना, यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है पहली बार कब तैयार हुआ था, तो पहली बार तैयार हुआ था 1949 में। 1949 में इसको क्या कर दिया गया था, प्रकाशित कर दिया गया था। लेकिन 1949 में सारे देश इसको एक्सेप्ट नहीं किए थे, तब इसको क्या किया गया था, 1972 में इसको 1972 में दोबारा से एडिट करके क्या किया गया था, डाला गया था। 1972 में भी जब दोबारा एक्सेप्ट नहीं हुआ तो फिर इसमें एडिट किया गया था, संशोधन किया गया था, और लास्ट में 1994 में ये क्या हुआ था, प्रकाशित हो गया था। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए किसने ये जोड़ दिया कि सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय और राष्ट्रीय प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है, इस विशेष कानून द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए कि राष्ट्रीय व स्थानीय सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए, यानी जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उसका टेक केयर करेगा गवर्नमेंट और पैसा भी देगा। ये किसने बोला था, तो यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994 में ये बात बोला गया था। मैंने आपको भी ये भी बता दिया यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस में है, ठीक है। और टैगलाइन क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपसे कह रहा है विच मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बिल हैज प्रोविजन टू एस्टैब्लिश स्टेट रीजनल लाइब्रेरी। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है किस मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में ऐसा प्रोविजन है कि आप स्टेट रीजनल लाइब्रेरी को क्या कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो, उसको बना सकते हो। सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो आपका लाइब्रेरी एक्ट होता है, लाइब्रेरी एक्ट इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपने स्टेट में लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश कर सकें। जो आपका लाइब्रेरी एक्ट होता है वो क्या होता है, लाइब्रेरी का कानून होता है। क्या होता है आपका, लाइब्रेरी का कानून होता है। अब अगर आपको स्टेट रीजनल लाइब्रेरी बनाने का प्रावधान पूछ रहा है तो कौन सा प्रावधान होगा, उससे पहले आप समझो कि लाइब्रेरी सिस्टम वर्क कैसे करता है। जैसे मान के चलो ये आपका कोई स्टेट है, जिस स्टेट का नाम क्या है, हमारा प्यारा बिहार। ये क्या है, आपका प्यारा सा बिहार है। बिहार में जो आपका लाइब्रेरी होगा वो कैसे काम करेगा, तो सबसे पहले बिहार में एक आपका स्टेट रीजनल लाइब्रेरी होगा। क्या होगा आपका, स्टेट रीजनल लाइब्रेरी। ये जो आपका स्टेट रीजनल लाइब्रेरी होगा ये सबसे ऊपर होगा, यानी बिहार में जो लाइब्रेरी है उसका बॉस कौन होगा, तो आपका स्टेट रीजनल लाइब्रेरी होगा। इस स्टेट रीजनल लाइब्रेरी के अंदर क्या आएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी। क्या आएगा आपका, स्टेट रीजनल लाइब्रेरी के अंदर आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के अंदर क्या आएगा आपका, विलेज लाइब्रेरी। ठीक है,
तो जैसे देखिए, जो भी आपका गांव है वो गांव का जो लाइब्रेरी होगा वो किसके अंदर आएगा, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा। अब मान के चलो डिस्ट्रिक्ट बिहार में टोटल कितने हैं, 38 हैं, तो ये 38 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये किसके अंदर आएंगे, तो स्टेट रीजनल लाइब्रेरी के अंदर आएंगे। जो आपका स्टेट रीजनल लाइब्रेरी होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और विलेज लाइब्रेरी को क्या करता है, गाइड करने का काम करता है। जो आपका स्टेट रीजनल लाइब्रेरी होता है यहाँ पे आपका रेयर बुक का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी को क्या करता है, ट्रेनिंग देने का काम करता है। अब यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा था कि स्टेट रीजनल लाइब्रेरी को कौन से बिल के तहत हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो हम लोग मॉडल बिल ऑफ द प्लानिंग कमीशन के तहत हम लोग स्टेट रीजनल लाइब्रेरी को क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो याद रखना, जो आपका स्टेट रीजनल लाइब्रेरी है उसको इस्टेब्लिश हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो मॉडल बिल ऑफ द प्लानिंग कमीशन के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट रीजनल लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 7 में आपसे पूछ रहा है द इंफॉर्मेशन सोसाइटी नामक किताब किसने लिखा, बताइए। इंफॉर्मेशन सोसाइटी, द इंफॉर्मेशन सोसाइटी बुक किसने लिखा था, बताइए। दोस्तों याद रखना, अगर आपसे कभी भी पूछे द इंफॉर्मेशन सोसाइटी किसने लिखा तो आप लोग बोल देना विलियम जे मार्टिन। विलियम जे मार्टिन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने द इंफॉर्मेशन सोसाइटी नामक पुस्तक को क्या किया है, लिखने का काम किया है। इन्होंने पहली बार 1988 में सबसे क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया था किसके बारे में, इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में। इन्होंने बताया था कि जो आपका सोसाइटी होता है वो कैसे इंफॉर्मेशन ड्राइवन बन सकता है। लाइब्रेरी को इन्होंने क्या बोला था, इंफॉर्मेशन का हब बोला था। और इन्हीं का ये प्रेडिक्शन था कि फ्यूचर में डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए डिजिटल लाइब्रेरी का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप लोग क्या बोल देना, विलियम जे मार्टिन। विलियम जे मार्टिन वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इंफॉर्मेशन सोसाइटी का सही डेफिनेशन देने का काम किया। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा था द इंफॉर्मेशन सोसाइटी बुक किसने दिया, तो आप लोग बोल देना विलियम जे मार्टिन ने दिया। विलियम जे मार्टिन सबसे क्लियर एक्सप्लेनेशन कब दिए थे, तो 1988 में दिए थे। ठीक है, चलिए 8 बताइए। आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर, बताइए। आपको मैं एक एक चीज़ समझा दूंगा। अगर आप चैनल पर न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। दोस्तों देखो, जो आपका कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर को जैसे आप बोलोगे श्याम, तो कंप्यूटर जो होता है ना ये श्याम नहीं समझ पाएगा। कंप्यूटर हमेशा क्या समझता है, तो कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर समझता है। क्या समझता है, कंप्यूटर हमेशा बाइनरी नंबर समझता है। अब सवाल आता है कि सर ये डीएनएस क्या होता है। दोस्तों याद रखना, जो आपका डीएनएस होता है ना ये क्या होता है, आपका जो इंटरनेट यूज करते हो उसका क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है। जैसे आप लोग यूज करते हो google.com, जैसे आप लोग क्या यूज करते हो google.com, तो ये क्या करेगा, जो आपका डीएनएस सिस्टम होता है इस google.com को क्या करेगा, नंबर दे देगा। इस google.com को क्या करेगा, नंबर दे देगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आईपी एड्रेस बोलते हो। क्या बोलते हो, आईपी एड्रेस बोलते हो। जैसे मान के चलो हमारा था google.com, क्या था हमारा google.com, तो इसको ये क्या दे देगा, इस टाइप से बना देगा ताकि कंप्यूटर क्या कर पाए, इसको पढ़ पाए। और जैसे ही कंप्यूटर इसको पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि अच्छा google.com खोलने के लिए यूजर बोल रहा है। जो आपका डीएनएस होता है इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है आपका, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है फुल फॉर्म होता है डीएनएस का। जो आपका डीएनएस होता है ये क्या करता है, जो आपका डोमेन है, जैसे डोमेन क्या है हमारा google.com, इसको ये क्या कर दिया, नंबर में बदल दिया। ठीक है, इंटरनेट जो है वो आपका डीएनएस के बिना काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, इंटरनेट जो है बिना डीएनएस के काम नहीं करेगा। तो आपसे यही पूछ रहा था डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। याद रखना, ये आपके इंटरनेट का क्या होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट होता है। ये डोमेन को क्या करता है, तो ये डोमेन को आपको नंबर में बदल देता है। क्लियर हो गया, डोमेन नेम को आईपी में बदल देता है। ये बात आप लोग याद रखना। जो भी आपका वेब लाइब्रेरी होता है वो सारा आपका डीएनएस पे ही चलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है उपयोगकर्ता अध्ययन को 3 श्रेणियों में किसने विभाजित किया। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका उपयोगकर्ता अध्ययन होता है उसको 3 श्रेणियों में विभाजित करने का श्रेय किसको जाता है। दोस्तों देखो 3 श्रेय क्या होता है, 3 श्रेणी कौन कौन सा होगा बताइए आप लोग। तो सबसे पहला श्रेणी तो आप लोग बोलोगे लाइब्रेरी के अंदर कौन आता है, तो आप बोलोगे यूजर। यूजर कौन होता है आप बताइए। तो यूजर आपका या तो स्टूडेंट हो सकता है, या तो टीचर हो सकता है, या आपका रिसर्चर हो सकता है।
सकता है या कोई नॉर्मल व्यक्ति हो सकता है। जैसे अब मान के चलो कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नीड अलग होगा, जो लाइब्रेरी के अंदर टीचर आएगा उसका नीड अलग होगा, जो रिसर्चर आएगा लाइब्रेरी के अंदर उसका नीड क्या होगा, अलग होगा। तो स्टूडेंट, टीचर, रिसर्चर ये क्या होते हैं, ये लाइब्रेरी में आने वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। और यूजर का क्या होता है, नीड जो होता है अलग अलग होता है। दूसरा जो होता है आपका बिहेवियर, जो लाइब्रेरी के अंदर यूजर आएगा सबका बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग होता है। कोई बार बार लाइब्रेरियन से पूछने का काम करता है, कोई सेल्फ में जाकर खुद से बुक को ढूंढता है, कोई जो आपका ओपैक होता है उसको इग्नोर करता है, ठीक है। कोई लाइब्रेरी के अंदर जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो लाइब्रेरी के अंदर जो यूजर आता है अलग अलग टाइप के होते हैं। तो बिहेवियर सेकेंड चीज। तीसरा होता है आपका इंफॉर्मेशन। क्या होता है तीसरा आपका, इंफॉर्मेशन फ्लो। तीसरा होता है आपका इंफॉर्मेशन फ्लो। देखो दोस्तों, जो आपका इंफॉर्मेशन होता है वो कैसे जाता है, तो सबसे पहले यूजर आएगा। यूजर क्या करेगा, लाइब्रेरियन से पूछेगा। क्या करेगा, लाइब्रेरियन से पूछेगा। फिर लाइब्रेरियन क्या करेगा, बुक को गाइड करेगा। तो यही क्या है आपका सही तरीका है। तो हमारा जो 3 श्रेणी हो गया उसमें पहला क्या हो गया, पहला आ जाएगा आपका यूजर, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका बिहेवियर, और तीसरा हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन फ्लो। ये किसने किया था, क्लासिफिकेशन करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये श्रेय जाता है आपको मेंजल को। मेंजल जो है आपको इसको जो क्लासिफाई किए थे, तो एक तरह से उन्होंने साइंटिफिक मेथड का क्या किया था, अप्रोच किया था। और ये क्या करता है, ये जो आपका क्लासिफिकेशन है लाइब्रेरी का जो सर्विस होता है उसको क्या करता है, इम्प्रूव करने का काम करता है। और आज का जो आपका मॉडर्न लाइब्रेरी है उसका ये क्या है, आपका बेस है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका उपयोगकर्ता अध्ययन है ये क्या है, तो आप बोल देना कि मॉडर्न लाइब्रेरी साइंस का ये क्या है, आपका एक तरह से बेस है। और ये किसने किया था, तो मेंजल ने किया था। मेंजल ने क्या किया था, जो आपका उपयोगकर्ता अध्ययन है उसको 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दिया था। पहला हो जाएगा आपका यूजर, दूसरा हो जाएगा आपका बिहेवियर, तीसरा हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन फ्लो। मैंने आपको बता दिया यूजर कौन होगा, तो यूजर वह होगा जो लाइब्रेरी में आ रहा है, जैसे स्टूडेंट, टीचर, रिसर्चर। बिहेवियर मतलब जैसे लाइब्रेरी के अंदर आप जाके बार बार लाइब्रेरियन से पूछ रहे हो, खुद से सेल्फ के अंदर जाके आप बुक को ढूंढ रहे हो, ओपैक को आप इग्नोर कर रहे हो, या आप जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो आपके बिहेवियर को दर्शा रहा है। और तीसरा हो जाता है आपका इंफॉर्मेशन फ्लो, यानी सबसे पहले यूजर को कहाँ जाना चाहिए, लाइब्रेरियन को जाना चाहिए, और लाइब्रेरियन उसको बुक तक पहुँचा देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। 10 में आपसे पूछ रहा है पीटर पायर किस पुस्तक के लेखक हैं। आपसे पूछ रहा है कि जो आपके पीटर पायर हैं वो किस बुक के ऑथर हैं, बताइए। दोस्तों याद रखना, जो आपके पीटर पायर हैं ये आपके जीरो बेस्ड बजटिंग फॉर पब्लिक प्रोग्राम के क्या हैं, ऑथर हैं। जो आपके पीटर पायर हैं ये कौन है, तो जो आपके पीटर पायर हैं ये आपके जीरो बेस्ड बजटिंग फॉर पब्लिक प्रोग्राम के क्या हैं, ऑथर हैं। अब सवाल आता है कि जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है। दोस्तों देखो, जैसे आप लाइब्रेरी में हो, आप लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो मान के चलो आपको 2022 में क्या मिला था, लाइब्रेरी के इम्प्रूवमेंट के लिए आपको 10 लाख रुपया मिला था। ठीक है, तो अभी 2026 में आपने क्या बोला अपने प्रिंसिपल को कि मैम 2022 में 10 लाख रुपया था, हमको 10 लाख रुपया 2026 में भी दे दो। तो ये क्या हो गया, ये आपका जीरो बेस्ड मॉडल नहीं हुआ। जीरो बेस्ड मॉडल का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 5 रुपया भी मिल रहा है तो उसका आप एक एक पैसा का क्या करोगे, आप जस्टिफिकेशन दोगे कि ये जो आपको 5 रुपया मिला है ये आप कहाँ पे खर्च कर रहे हो। ये कौन सा मॉडल कहलाता है, जीरो बेस्ड बजटिंग फॉर पब्लिक प्रोग्राम कहलाता है। इसके अंदर आपको एक एक पैसा का हिसाब देना होता है, आपको एक एक पैसा का क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। और इसी वजह से पीटर पायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पीटर पायर को हम लोग जीरो बेस्ड बजटिंग के हम लोग फादर बोलते हैं। ये लाइब्रेरी में जो आपका फंड होता है उसके मिसयूज को क्या करता है, रोकता है, और लाइब्रेरियन को क्या बनाता है, तो लाइब्रेरियन का जो अकाउंटेबिलिटी है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए जीरो बेस्ड बजटिंग फॉर पब्लिक प्रोग्राम क्या है, इस प्रोग्राम का मतलब यही है कि एक एक पैसा का आपको हिसाब देना होगा। इससे क्या होगा, लाइब्रेरी के अंदर जो भी फंड होगा उसका मिसयूज को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। 11 में आपसे पूछ रहा है हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी आर्ट्स कॉलेज। आपसे पूछ रहा है
कि किसने लाइब्रेरी आर्ट्स कॉलेज का कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कॉलेज क्या होता है। तो आप बोलोगे सर कॉलेज ऐसा जगह होता है जहाँ पे आपका जो इंसान होता है वो कुछ सीखने का काम करता है। वहाँ पे टीचर्स होता है, वहाँ पे बच्चे होते हैं और बच्चे और टीचर मिलके पढ़ते हैं और कुछ सीखते हैं। लेकिन जो आपका लाइब्रेरी होता है उसका पुराना मतलब ये होता था कि जो आपका किताब रखने का जगह है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। लेकिन जब लाइब्रेरी आर्ट्स कॉलेज बोला गया तो जो आपका लाइब्रेरी का पहले वाला परिभाषा था कि लाइब्रेरी का मतलब किताब रखने का जगह, वह क्या हो गया, चेंज हो गया। लाइब्रेरी आर्ट्स कॉलेज का नया मतलब ये हो गया कि जो आपका लाइब्रेरी है वो क्या है, तो लाइब्रेरी जो है आपका सीखने का जगह है। यहाँ पे बच्चे खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो आपका लाइब्रेरियन है वो क्या है, तो लाइब्रेरियन जो है खुद एक टीचर है जो स्टूडेंट को क्या करेगा, गाइड करने का काम करेगा। और लाइब्रेरी अपने आप में एक कॉलेज के क्या है, बराबर है। यानी जो आपके कौन थे, जो आपके लुइस सोर्स थे, इन्होंने बोला कि जो आपका लाइब्रेरी है वो क्या है, आपका सेल्फ लर्निंग सेंटर है। इसके अंदर जो यूजर है वो खुद से सीखता है, लाइब्रेरियन क्या करता है, गाइड करने का काम करता है। और इसी सोच के आधार पर आज का जो आपका मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरी है वो बना। यानी लाइब्रेरी आर्ट कॉलेज के अंदर आपका ई बुक होगा, वीडियो होगा, डेटाबेस वगैरह सब कुछ होगा। तो जो आपका पहले का लाइब्रेरी का डेफिनेशन हुआ करता था ना कि लाइब्रेरी का मतलब क्या हुआ, किताबों का घर, तो ये अब मतलब नहीं होगा। लाइब्रेरी का मतलब क्या हो गया कि लाइब्रेरी क्या है, खुद एक कॉलेज है। और ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो आप लोग बोल देना लुइस सोर्स ने दिया था। लुइस सोर्स क्या बोले थे, तो लुइस सोर्स यही बोले थे कि जो आपका लाइब्रेरी है वो आपका सेल्फ लर्निंग सेंटर है जिसके अंदर यूजर खुद से सीखता है, लाइब्रेरियन उसमें गाइड करता है। और जो आपका मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरी है वो आपका इसी सोर्स पर क्या है, बना है। ठीक है। 12 में आपसे कह रहा है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। आपसे पूछ रहा है ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा आपका बिलोंग नहीं करता है। सबसे पहले बताओ जो आपका मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है। अगर आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हो या कुछ भी आप ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो तो आपको मैनेजमेंट का क्या पड़ता है, ज़रूरत पड़ता है। मैनेजमेंट से ही आप लोग क्या करते हो, ऑफिस हो या आपका लाइब्रेरी, उसको आप लोग चलाते हो। अब देखो यहाँ पे कह रहा है ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। जो आपका ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है वो यही कहता है कि आपके ऑफिस में या आपके लाइब्रेरी के अंदर जो आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है वो सबसे पहले क्या है, वो सबसे पहले एक इंसान है। और अगर वो इंसान है तो उसका क्या होगा, उसका अपना फीलिंग होगा। फीलिंग अगर है तो उसको क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो जो आपका ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है वो यही बोलता है कि आपके ऑफिस में जो भी कर्मचारी काम कर रहा है, आपके लाइब्रेरी में जो भी काम कर रहा है वो क्या है, इंसान है। इंसान के अंदर क्या होगा, फीलिंग होगा। फीलिंग है तो उसको क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। इसका मतलब ये सिंपल शब्दों में समझे तो अगर आपके ऑफिस में लाइब्रेरियन काम कर रहा है, अगर आपके स्कूल में, तो अगर लाइब्रेरियन खुश है तो वो क्या करेगा, अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर लाइब्रेरियन क्या है, दुखी है, तो वो क्या देगा, खराब सर्विस देगा। यही कहना था ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का। और उसके अंदर जो 3 लोग शामिल थे वो 3 लोग कौन कौन थे, तो पहले जो थे वो थे आपके एल्टन मेयो। पहले लोग जो आपके ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में जो शामिल थे वो कौन थे, तो वो थे आपके एल्टन मेयो। जो आपके दूसरे लोग थे उनका नाम था आपका FJ रॉथलिसबर्गर। क्या नाम था दूसरे लोगों का नाम, FJ रॉथलिसबर्गर। और जो आपके तीसरे लोग थे उनका नाम क्या था, WJ डिक्सन। तो हम लोग बोल सकते हैं एल्टन मेयो, FJ रॉथलिसबर्गर और WJ डिक्सन ने ही क्या बोला था, ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत यही बोलता है कि जो आपका एम्प्लॉय है वो क्या है, एक इंसान है, उसके अंदर फीलिंग है तो उसको क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अगर लाइब्रेरियन है तो लाइब्रेरियन अगर खुश है तो वो अच्छा काम करेगा, और अगर लाइब्रेरियन दुखी है तो वो क्या करेगा, आपको खराब
खराब सर्विस देगा। ये सब बात किसने बोला था? तो ये 3 व्यक्ति बोले थे, एल्टन मेयो, एफ.जे. रॉथलिसबर्गर और डब्ल्यू.जे. डिक्सन। ये जो यहाँ पे आप देख रहे होगे मास्लो ने अलग बात बोला था। मास्लो ये बोला था कि जो भी इंसान होता है उसका क्या होता है, उसका नीड होता है। तो इंसान का नीड क्या होता है? खाना, सुरक्षा, रिस्पेक्ट। तो इसी वजह से जो आपके मास्लो हैं ये आपके ह्यूमन रिलेशन स्कूल के मेंबर नहीं है। जो आपके मास्लो हैं इन्होंने नीड थ्योरी दिया था। कौन सा थ्योरी दिया था? नीड थ्योरी दिया था। तो इसी वजह से इनको आप लोग काट दो। तो राइट आंसर इसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए नीड थ्योरी किसने दिया तो आप लोग बोल देना मास्लो ने दिया। अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन रिलेशन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित थ्योरी किसने दिया तो आप लोग बोल देना एल्टन मेयो, एफ.जे. रॉथलिसबर्गर और डब्ल्यू.जे. डिक्सन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि जो आपका वेब ऑफ साइंस है ये किसका प्रोडक्ट है, यानी किसका उत्पाद है। सबसे पहले आप बताओ वेब ऑफ साइंस होता क्या है। दोस्तों देखो, जो आपका वेब ऑफ साइंस है ये क्या है? जो भी आपका रिसर्च का डेटाबेस है, जितने भी आपके बेस्ट जनरल्स होते हैं, जितना भी आपका पीएचडी के अंदर जो भी रिसर्च किया जाता है वो सारा चीज़ जो यूज होता है वो किसके थ्रू हम लोग करते हैं? वेब ऑफ साइंस के थ्रू करते हैं। जैसे अगर आप गूगल पे कोई भी चीज़ को सर्च करते हो तो गूगल जो आपको रिजल्ट देता है वो कैसा रिजल्ट होता है? जनरल रिजल्ट होता है। लेकिन जब आप वेब ऑफ साइंस का यूज करके किसी भी सर्च को किसी भी चीज़ का सर्च करोगे तो जो आपको रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कैसा होगा? वीआईपी रिजल्ट आएगा, यानी आपको प्रीमियम रिजल्ट आएगा। तो वेब ऑफ साइंस का यूज जो होता है रिसर्च डेटाबेस के तौर पर बेस्ट जनरल को फाइंड करने के लिए। पीएचडी जो लोग करते हैं वो लोग भी आपका वेब ऑफ साइंस का यूज करते हैं। जो आपका गूगल होता है, गूगल आपको कैसा सर्च देगा? तो जो आपका गूगल होगा ये आपको नॉर्मल सर्च देगा। लेकिन जब आप वेब ऑफ साइंस का यूज करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? प्रीमियम मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपका वेब ऑफ साइंस है ये एक तरह का क्या है? रिसर्च डेटाबेस है। यहाँ पे आपको बेस्ट जनरल मिलेगा और साथ में अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको अपने रिसर्च के लिए वेब ऑफ साइंस का क्या करना चाहिए? यूज करना चाहिए। अब पूछ रहा है ये किसका प्रोडक्ट है। तो दोस्तों याद रखना, जो आपका वेब ऑफ साइंस है ये आपका प्रोडक्ट है कैलरीबेट का। किसका प्रोडक्ट है? कैलरीबेट का। यहाँ पे देखो एलएसवियर है। एलएसवियर किसका है? तो आप लोग बोल देना स्कोपस का। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछ रहा था वेब ऑफ साइंस किसका प्रोडक्ट है। तो वेब ऑफ साइंस जो है आपका कैलरीबेट का प्रोडक्ट है। पहले किसका था? तो आप लोग बोल देना थॉमसन का। पहले किसका था? तो आप लोग बोल देना थॉमसन रिटर्स का था। थॉमसन रिटर्स का। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। वेब ऑफ साइंस किसका प्रोडक्ट है? कैलरीबेट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है डेमिंग पुरस्कार पहली बार 1951 में किसे दिया गया। दोस्तों याद रखना, जो आपका डेमिंग पुरस्कार है, जो आपका डेमिंग प्राइज है, ये एक तरह का क्या होता है? तो ये एक तरह का आपका क्वालिटी अवार्ड होता है। ये क्या होता है? एक तरह का आपका क्वालिटी अवार्ड होता है। और ये कहाँ पे दिया जाता है? तो जो आपका डेमिंग प्राइज होता है ये एक तरह का आपका क्वालिटी अवार्ड होता है जो आपको जापान में दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? क्वालिटी अवार्ड। जो आपका डेमिंग प्राइज होता है ये एक तरह का क्वालिटी अवार्ड होता है जो कहाँ पे दिया जाता है? जापान में दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है? तो जो लोग बेस्ट क्वालिटी का वर्क करते हैं उनको डेमिंग प्राइज दिया जाता है। तो किसको मिला था बताइए? 1951 में किसे पहली बार मिला था? तो आप लोग बोल देना एम मात्सुमिया को मिला था। किसको मिला था? एम मात्सुमिया को मिला था। ठीक है, द डेमिंग प्राइज वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1951। किसे मिला था? एम मात्सुमिया को मिला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कह रहा है मास्लो की आवश्यकताओं को निम्न से उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों देखो, जो आपका मास्लो है इन्होंने ह्यूमन के नीड्स के बारे में बताया था और उसके लिए उन्होंने स्टेप बताया था। और इन्होंने बोला था कि जो इंसान होता है वो सीढ़ियों की तरह चलता है, यानी स्टेप बाय स्टेप चलता है। इन्होंने जो पहला सीढ़ी बताया था वो क्या बताया था कि मनुष्य का जो पहला नीड होता है वो होता है आपका साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड में जो आपका मनुष्य होता है सबसे पहले क्या करता है? खाना पानी को अरेंज करने का काम करता है। दूसरा, जब उसका खाना पानी का अरेंजमेंट हो जाता है तो मनुष्य का जो दूसरा सीढ़ी होता है वो होता है आपका सेफ्टी नीड। इसमें वो जॉब ढूंढता है। जैसे अभी आप लोग को खाना पानी का तो पैसा है ही आप लोग के पास, लेकिन आप लोग क्या चाहते हो कि आप लोग को जॉब भी मिल जाए सरकारी, ताकि आप लोग का खाना पानी के लिए आप लोग को पैसा का कभी भी दिक्कत ना हो।
जब आप लोग का जॉब भी लग जाएगा तब आप लोग को ज़रूरत होगा सोशल नीड। सोशल नीड में आप लोग फैमिली, यानी जॉब के बाद आप लोग क्या सोचोगे कि सुंदर सी लड़की देख के या सुंदर सा लड़का देख के हम लोग क्या कर लें, शादी वगैरह कर लें। तो तीसरा जो मनुष्य का नीड होता है वो होता है आपका सोशल नीड। जो आपका चौथा होता है ये होता है आपका एस्टीम। ये क्या होता है आपका एस्टीम नीड्स, यानी जो मनुष्य होता है अपने इज्जत के बारे में सोचने लगता है, अपने रिस्पेक्ट के बारे में सोचने लगता है। और पांचवा जो होता है ये होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी खुद को बेस्ट बनाना। तो जो मनुष्य होता है वो सीढ़ियों की तरह चलता है। इसी को किसने बताया था, मास्लो ने बताया था, जिसमें जो आपका सबसे न्यूनतम स्तर होता है वो होता है साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड्स में ये होता है कि मनुष्य खाना पानी के आवश्यकताओं को पूरा करता है। जब ये पूरा हो जाएगा तब मनुष्य सेफ्टी नीड पे जाएगा, यानी जॉब के ऊपर जाएगा। जब जॉब मिल जाएगा तब वो शादी करेगा, यानी सोशल नीड्स। जब उसको शादी भी हो जाएगा तब वो रिस्पेक्ट की ओर जाएगा और फिर खुद को क्या बताएगा, बेस्ट बताएगा। तो सबसे पहला नीड क्या हो जाएगा, तो साइकोलॉजिकल नीड, यानी ऑप्शन बी। ये ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि ए है, ये भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ सी है, ये भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या है, डी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कहो ना प्यार है। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। 16 में आपसे कह रहा है वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन को पब्लिश करने का काम कौन करता है। देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, साइंटिफिक ट्रांसलेशन। ये क्या होता है, साइंटिफिक ट्रांसलेशन का मतलब होता है, दुनिया में आप सारे लोग जानते हो कि रिसर्च जो होता है कई भाषाओं में हो रहा है, जैसे रशियन में हो रहा है, जर्मन में हो रहा है, फ्रेंच में हो रहा है, हिंदी में हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है। क्योंकि सारा रिसर्चर हर लैंग्वेज को जाने ये जरूरी नहीं है। हर रिसर्चर हर लैंग्वेज को नहीं जानता है। इसलिए जो रिसर्च पेपर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक ट्रांसलेशन। साइंटिफिक ट्रांसलेशन क्या होता है, जब आप रिसर्च पेपर को एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेट कर देते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक ट्रांसलेशन। अब सवाल आता है वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन क्या है। दोस्तों याद रखना, वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन जो है आपका एक तरह का क्या है, रेफरेंस इंडेक्स है। ये एक तरह का क्या है, रेफरेंस इंडेक्स है। मान लो आपका कोई साइंटिफिक पेपर है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। क्या है आपका, लॉज ऑफ मोशन नाम का कोई भी आपका साइंटिफिक पेपर है। इसका जो लैंग्वेज है वो कैसा है, तो वो आपका रशियन लैंग्वेज है। ये कैसा लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है। और इसको ट्रांसलेट कर दिया गया है अब इंग्लिश लैंग्वेज में। अब मान के चलो आप मेरे पास आए, मैं एक लाइब्रेरियन हूँ, कि सर मुझे लॉ ऑफ मोशन का नाम का जो साइंटिफिक पेपर है वो दीजिए, ये रशियन लैंग्वेज में आता है और इंग्लिश में इसका मुझे ट्रांसलेटेड वर्जन चाहिए। तो मैं क्या ढूंढूंगा, वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन में मैं ढूंढूंगा कि लॉ ऑफ मोशन कहाँ पे है। समझ में आ गया? और इसी से मुझे पता चलेगा कि ये लॉ ऑफ मोशन जो है रशियन लैंग्वेज में जो आता है ये किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है, ये कहाँ से मुझे पता चलेगा, तो वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन से मुझे पता चलेगा। अब सवाल आता है कि वर्ल्ड इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक ट्रांसलेशन को पब्लिश करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये श्रेय जाता है आपका यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर को। किसको जाता है, तो यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर को, क्योंकि ये आपका इंटरनेशनल साइंटिफिक ट्रांसलेशन का क्या रखता है, रिकॉर्ड रखता है। ये आपके मल्टीपल यूरोपियन लैंग्वेज को क्या करता है, कवर करता है। रिसर्चर और लाइब्रेरियन के लिए ही आपका यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर भी क्या किया है, बनाया गया है। और रेफरेंस सर्विस का एक तरह का क्या है, यूरोपियन ट्रांसलेशन सेंटर एक तरह का टूल है। क्या है आपका, एक तरह का टूल है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। जो आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है ये नहीं होगा, क्योंकि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है आपका कैटलॉगिंग और नेशनल रिकॉर्ड को रखता है। जो आपका अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है ये एक तरह का आपका प्राइवेट बॉडी है, यानी एक तरह का प्रोफेशनल बॉडी है, ये भी नहीं होगा। जो आपका नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर ऑफ यूके है ये केवल यूके भर में काम करता है, यानी कंट्री स्पेसिफिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 17 बताइए, ध्यान से पढ़िए और 17 को बताइए। दोस्तों अगर आपको इसी टाइप से लाइब्रेरी साइंस को समझ के पढ़ना है यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक, ताकि आपको लाइब्रेरी साइंस में कभी भी दिक्कत ना हो, तो आप हमारे कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में हम लोग लाइब्रेरी साइंस का यूनिट 1 से यूनिट 6 तक पढ़ाते हैं। अगर आपको लाइब्रेरी साइंस कुछ भी नहीं आता है तो आपको एक एक चीज़ समझा दिया जाएगा। आप इसके बाद आपको कोई भी बैच लेने का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि यूनिट 1 से यूनिट 6 तक आप पढ़ लोगे तो सारे एग्जाम का जो सिलेबस होता है
वही होता है, ठीक है। इसमें हम लोग आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे, 30 डिस्क्रिप्टिव फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे, सीबीएसई का बुक करवा रहे हैं, सीबीएसई का हिंदी बुक का पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये बैच आपको 1499 में मिल जाएगा। आप लोग कूपन कोड यूज कर लेना प्रतिभा 300, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। 17 में देखो आपसे कह रहा है निर्माण के उद्देश्य के संदर्भ में कौन अलग है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने 4 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि चारों डॉक्यूमेंट में कौन सा अलग है। सबसे पहले देखो जो आपका डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वो आपके अलग अलग कारण से बनाया जाता है। पहला डॉक्यूमेंट जो बनाया जाता है वो आपका इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया जाता है। पहला डॉक्यूमेंट किस लिए बनाया जाता है? इंफॉर्मेशन देने के लिए। दूसरा टाइप का जो डॉक्यूमेंट होता है ये आपका एनालिसिस और ट्रेंड को बताने के लिए बनाया जाता है। तीसरा टाइप का जो डॉक्यूमेंट होता है ये आपका समरी बताने के लिए बनाया जाता है। चौथा डॉक्यूमेंट जो होता है रिकॉर्ड बनाने के लिए रखा जाता है, ठीक है। तो पहला डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के लिए, दूसरा एनालिसिस के लिए, तीसरा समरी के लिए, चौथा आपका रिकॉर्ड के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि 4 डॉक्यूमेंट दिया गया है, चारों डॉक्यूमेंट में कौन सा अलग है। तो दोस्तों देखो जो आपका पहला है ट्रेंड रिपोर्ट, ये जो आपका ट्रेंड रिपोर्ट है ये आपका फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, यानी फ्यूचर को दिखाने के लिए, फ्यूचर में क्या पॉपुलर होगा उसको बताने के लिए आपका ट्रेंड रिपोर्ट बनाया जाता है। जो आपका एनुअल रिपोर्ट होता है ये किस लिए होता है? ये आपका रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया जाता है। किस लिए बनाया जाता है? तो पूरे साल का ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए आपका एनुअल रिपोर्ट बनाया जाता है। जो आपका रिव्यू होता है ये किसी टॉपिक का क्या होता है? एनालिसिस होता है। जो आपका डाइजेस्ट होता है ये क्या होता है? जैसे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है उसका आपका ये क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म होता है। तो ये आपका रिकॉर्ड के लिए, ये आपका फ्यूचर के लिए, रिव्यू क्या होता है? किसी टॉपिक का एनालिसिस के लिए। अब देखो यहाँ पे कौन सा डिफरेंट है, तो जो हमारा एनुअल रिपोर्ट है ये हमारा डिफरेंट है बाकी से, ट्रेंड रिपोर्ट, रिव्यू और डाइजेस्ट से। क्यों? क्योंकि जो आपका एनुअल रिपोर्ट है ये क्या है? ये एक तरह का आपका रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया जाता है। इसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, इसमें कुछ भी हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे लाइब्रेरी एनुअल रिपोर्ट आपने बनाया तो इस साल कितनी बुक खरीदी गई वो उस रिपोर्ट के अंदर होगा, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी तीनों जो है वो आपका एक कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में दोस्तों कह रहा है विच कैनन डज नॉट बिलोंग टू कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों देखो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि कैनन फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन सा कैनन शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों कैनन क्या होता है? तो कैनन जो होता है आपका क्लासिफिकेशन का रूल होता है। जब कभी भी आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को लॉजिकली अरेंज करने का काम करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैनन। कैनन का मतलब क्या होता है? रूल। कैनन का क्या होता है? अपना विशेषता होता है, जैसे हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग रखना, हर एक सब्जेक्ट को स्टेबल होना, हर एक सब्जेक्ट का अपना पहचान हो, ये सब क्या है? कैनन का विशेषता है। जैसे देखो पहला कह रहा है कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब कि हर एक सब्जेक्ट को आपको क्या करना है? अलग अलग हो। तो ये कैनन का क्या है? विशेषता है। दूसरा कह रहा है कैनन ऑफ असर्टेनिबिलिटी। इसमें क्या होता है? आपका सब्जेक्ट को आप लोग क्लियरली पहचान पाओ, ये ऑप्शन, ये भी आपका कैनन का विशेषता है। तीसरा आपका कह रहा है कैनन ऑफ रिलेवेंट सक्सेशन। ये नहीं होगा। सक्सेशन का मतलब पता है क्या होता है? जब कभी भी आप लोग सेल्फ में बुक को अरेंज करते हो ना तो वो आपका सक्सेशन से जुड़ा हुआ होता है। ये आपका सक्सेशन ऑर्डर और सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा है, ये कभी भी कैनन का विशेषता नहीं होता है। कैनन ऑफ प्रेमिनेंस, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका सब्जेक्ट है वो क्या रहना चाहिए? स्टेबल रहना चाहिए। तो ये बात तो मैंने आपको बताया ही था। तो ये सारा आपका विशेषता था। ऑप्शन नंबर सी कैनन ऑफ रिलेवेंट सक्सेशन जो है आपका कैनन का विशेषता नहीं है। जो आपका कैनन ऑफ रिलेवेंट सक्सेशन है ये आपका ऑर्डर और सीक्वेंस से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हो गया कि बुक को सेल्फ के ऑर्डर में रखना ही क्या कहलाता है? आपका सक्सेशन है। ये किसी भी सब्जेक्ट का क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 बताइए। 19 में आपसे कह रहा है हु इंट्रोड्यूस्ड सिस्टमेटिक यूजर एजुकेशन। बताइए आपसे कह रहा है सिस्टमेटिक यूजर एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों देखो पहले क्या होता था, लाइब्रेरी के अंदर जो बच्चे आते थे उनको पता ही नहीं होता था कि लाइब्रेरी में हमको क्या करना है। इसी वजह से एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था आपका
पैट्रिका बी नैप, जिनका नाम क्या था, पैट्रिका बी नैप, इन्होंने क्या लाइब्रेरी के अंदर स्टार्ट करवाया, यूजर एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट करवाया। यूजर एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब ये था कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी बच्चे आएंगे उनको लाइब्रेरी का क्या करना है, यूज़ करना सिखाना है। जैसे कैटलॉग का यूज़ कैसे करेंगे, ओपैक का यूज़ कैसे करेंगे, डेटाबेस का यूज़ कैसे करेंगे। यानी बिना प्लान के आप किसी भी यूजर को लाइब्रेरी नहीं भेज सकते हो। आपको हर एक चीज़ यूजर को क्या करना होगा, सिखाना होगा। और कैसे सिखाना होगा, तो सिस्टमेटिक ढंग से, यानी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना होगा। जैसे आपने पहले डे 1 पे आपने क्या किया, बच्चों को लाइब्रेरी टूर करवा दिया। दूसरे दिन आपने क्या करवाया, ओपैक के बारे में बताया। तीसरे दिन आपने डेटाबेस के बारे में बताया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक यूजर एजुकेशन। और ये देने का श्रेय किसको जाता है, तो पैट्रिका बी नैप को जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इससे क्या फायदा होगा, तो इससे जो यूजर है उसको लाइब्रेरी का समझ बढ़ेगा और वो यूजर लाइब्रेरी का जो भी सर्विसेज है उसको अच्छे से यूज कर पाएगा। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हु इन्वेंटेड द नोटेशन रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल, बताइए। लास्ट क्वेश्चन आज का आपसे पूछ रहा है, रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल नोटेशन को किसने इन्वेंट किया। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ नोटेशन का मतलब क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन में जो आप नंबर और सिंबल यूज करते हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोटेशन बोलते हैं। सब्जेक्ट अरेंज करने के लिए जो हम लोग नंबर और सिंबल का यूज करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोटेशन बोलते हैं। जो आपका रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल होता है, इसका मतलब ये होता है कि बाद में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर को जोड़ सकते हैं। इसी वजह से जो हम सिस्टम बनाएंगे उसको क्या बनाएंगे, फ्लेक्सिबल रखेंगे। जैसे मान के चलो लाइब्रेरी के अंदर पहले से शेल्फ जो है वो 1 से 10 तक है। तो रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल का मतलब ये होता है कि बाद में अगर आप चाहो तो 11 से 20 तक भी क्या कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो। तो हमसे यही पूछा था, हु इन्वेंटेड द नोटेशन रेट्रोएक्टिव ऑर्डिनल, ये किसने खोज किया था, तो ईजे कोट्स ने किया था। किसने किया था, ईजे कोट्स ने किया था। जो आपके ईजे कोट्स हैं, इन्होंने फ्लेक्सिबल नोटेशन कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने ही रेट्रोएक्टिव एडजस्टमेंट को क्या बनाया था, पॉसिबल बनाया था। और आज का जो आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन स्कीम है उसमें जो मेन श्रेय जाता है वो किसको जाता है, ईजे कोट को जाता है। यहाँ पे जो आप ड्यूवे देख रहे हो, मेलवी ड्यूवे सर, ये किसके लिए जाने जाते हैं, तो ये आपके डीडीसी सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। एसआर रंगनाथन, तो ये तो आप लोग जानते ही हो कि भारत में क्या इनको बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस। जो आपके डब्ल्यू सेबी सैयर है, इनको किस लिए जाना जाता है, तो इनको कैटलॉगिंग रूल के लिए जाना जाता है। तो आप लोग बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो फिर हम लोग 21 से आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो आप लोग कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा।